मैं ये कहना चाहूँगा, जो बातें मीडिया में हमने भी देखी सुनी, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि सारी कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी अलायंस के वास्ते, और उसमें उन्होंने रेफर किया कि इवन राहुल जी भी तैयार नहीं थे और बाकी लोग, सेंट्रल लीडरशिप भी तैयार नहीं थी अलायंस के वास्ते, तो ये गलत अलायंस हुई है। लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर है। जिस वक्त भी कोई मीटिंग हुई उस वक्त पार्टी के लीडर्स ने अपने अपनी राय दी, और मोस्ट ऑफ द पार्टी लीडर्स इस चीज के पे इत्तेफाक था कि अलायंस नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मोस्टली सब ने वैसा ही कहा। लेकिन बाद में सेंट्रल लीडरशिप को अथॉरिटी दी कि वो इसके ऊपर हतमी फैसला जो होगा वो हम मंजूर करेंगे। और उसी सिलसिले में आपको भी याद होगा कि केसी वेणुगोपाल जी आए थे खड़गे जी के साथ और राहुल जी के साथ, जब उन्होंने फारूक साहब के घर गए और वहां पे मुलाकात हुई, और वहां पे वो डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में डिक्लेयर हुआ कि अलायंस होगी। वो किन हालात के तहत होगी वो अलग बात है, क्योंकि उस वक्त इंडिया ब्लॉक के वो हिस्सेदार थे उस वक्त, एक लार्जर इंटरेस्ट के तहत। और सबसे बड़ा कंसर्न उस वक्त ये था कि बीजेपी को सरकार साजी से कैसे दूर रखा जाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब भी हो गए, और उसकी वजह से फिर नहीं हो पाई, उनकी सरकार नहीं बनी। तो अब अगर कोई भी ये बात कहता है कि अलायंस गलत हुई है, या उनका मेंशन करता है गलत बयानी में कि वो लोग तैयार नहीं थे, तो फिर ये उनके फैसले को, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट के फैसले को और राहुल जी के फैसले को फिर वो एक हिसाब से डिमीन करते हैं। ये उस फैसले को का इनकार करते हैं जो फैसला उन लोगों ने किया। तो मुझे नहीं ख्याल कि इस चीज को इतनी अहमियत दी जानी चाहिए जो ये लोग कहते हैं। वो तो पब्लिक ने भी फिर उस वक्त एक्नॉलेज किया कि अगर राहुल जी या खड़गे जी उनके घर नहीं जाते तो शायद रिजल्ट्स जो हैं वो दोनों पार्टीज के लिए डिफरेंट होते, एनसी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो हमारी नजर में तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट है, डेडवुड है, जिनकी पोजीशंस नहीं रही अब। और उस तरीके से जो मगर काबिल एतराज बात यह है जो लैंग्वेज जो यूज हो रही है वो ऐसी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए, और पार्टी के डिसिप्लिन के दायरे के अंदर अंदर बात करनी चाहिए, पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। तो क्या पार्टी इसके लिए कोई एक्शन ले सकती है? नहीं, इसके ऊपर तो पार्टी में अगर इस बारे में कोई इनिशिएटिव हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा। जी। दूसरी बड़ी बात है कि रुपीस कंटिन्यू डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो व्हाई दिस डेंट? नहीं, डेंट क्या है, वो तो पेशन गोई राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से की थी कि मुल्क जो है वो इकोनॉमिक हालात ऐसे खराब होंगे कि हिंदुस्तानी जो हम लोग हैं को उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, और ये उसी का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में फिर से ये बात कही कि इससे भी ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं आगे। लेकिन मोदी जी अपनी जफियां पपियां और टॉफियां बांटने से ही उनको फुर्सत नहीं है, तो क्या किया जाए, इस मुल्क की बदकिस्मती है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे देशों का विजिट करके वापस वतन पहुंचे हैं, तो उसके बाद ये बातें उठ रही है कि रुपयों का जो वैल्यू है वो गिरते जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने काफिले में कमी लाई है, अब जिस तरीके से वो काफिले में जो है लगातार जिस तरीके से फॉरेन ट्रिप्स में खर्चा होता है, क्या आपको लग रहा है कि ये दोहरा स्टैंड है? देखिए, ये सबसे पहले जो एक ऑस्टेरिटी मेजर्स जो उन्होंने ऐलान किए वो बजात खुद एक मजाक बन गया है। जो बातें उन्होंने कही, इतने हल्के अंदाज की बातें कही, उनको ये पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आती है कि उनका ये मस्खरापन करने से बाहर के मुल्कों में जाके और मुल्क में हल्की हल्की बातें करने के, प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा नहीं देता, इस तरीके से हल्के अंदाज में बात करना। रहा सवाल रुपए की कीमत के घटने का, तो वो तो पहले से ही उसकी निशानदेही राहुल गांधी जी ने कही थी। यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना ज्यादा होगा कि हम लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते, चाहे वो
सामने आ रहा है पेट्रोल का, डीजल की कीमतों की वजह से, या खान पान के जितनी भी चीजें हैं। नेचुरली जिस वक्त पेट्रोल डीजल का, जिस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है तो सबके ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन राहुल जी ने इस चीज की पहले से निशानदेही की थी, और आज 2-3 दिन पहले फिर से उन्होंने कहा इतना ही नहीं है, इससे भी आगे हालात खराब होने वाले हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग इस वक्त हेड ऑफ अफेयर्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, वो इकोनॉमिक्स की जो रमूज है, उन रमूज को वो समझते नहीं है, और शायद अपनी ही धुन में वो समझते हैं कि ये कोई छोटी सी स्टेट चलानी है या म्यूनसिपैलिटी चलानी है, मुल्क चलाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। मैं जम्मू में था और मैंने अपनी टीम वहां भेजी उस जगह पे। वहां पे पता चला कि उसी वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब भी वहां पे थे, और उन्होंने बरमला तरीके से इस बात का इजहार किया कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। और जिस अंदाज से वहां पे हुआ, या तो स्टेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले रूल ऑफ लॉ, हर मुल्क, हर स्टेट में अपना कानून है, उस कानून को बरोएकार लाया जाना चाहिए था, उस प्रोसीजर को बरोएकार लाया जाना चाहिए था। मान लेते हैं कि वो इलीगल ही थी वहां पे, लेकिन क्या उनको नोटिस दी गई? क्या अगर नोटिस दी गई, कितने दिनों की दी गई? क्या उस वक्त, जिस वक्त 40 साल 50 साल पहले वो बनाई गई थी, उस वक्त क्यों डिपार्टमेंट खामोश रहा? सवालिया इसमें बहुत उठते हैं कि हम तो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्तलिफ अंदाज में 2 एडमिनिस्ट्रेशंस के दरमियान में पिस रहे हैं। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो रही है कि डिमोलिशन का हुक्म जो है वो किसने दिया, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर के ये कहने के बाद कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, इसका मतलब कि फॉरेस्ट ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? पुलिस कैसे वहां पे पहुंची? कौन लोग थे जो उस पुलिस कंटिंजेंट को लीड कर रहे थे, और किसके ऑर्डर्स थे? वो तो अभी तक वो लोग या तो छुपा रहे हैं अब इसके बाद में। तो हमने तो सरकार से डिमांड की है कि एक तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, और जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई होनी चाहिए।